गुड मॉर्निंग बच्चों। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं अरविंद कुमार पाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, वीडियो प्रारंभ होने से मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह लोग देखने से पहले एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। जो भी पढ़ाया जाए, जो भी बताया जाए, आप उसको नोट करते चलें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें आप नोट कर लेते हो वो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाती हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 7 के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, उनके सिलेबस में जो पहला पाठ है उस पहले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में पहला पाठ है वह देश कौन सा है। क्या मैंने बच्चों बताया? कौन सा पहला पाठ है? वह देश कौन सा है। बच्चों, यह कविता राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी हुई है। किसके द्वारा लिखी हुई है? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो यहाँ से भी बच्चों प्रश्न बन सकता है कि वह देश कौन सा है कविता इस कविता के कौन से रचयिता हैं या किसने इसको लिखा है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वह देश कौन सा है, इस कविता के लेखक हैं, कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी के बारे में, चूँकि इन्होंने इस कविता को लिखा है तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में उनका जन्म 4 मार्च सन 1889 ईस्वी को हुआ था। क्या मैंने बच्चों बताया कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर नामक जिले के कोयरीपुर नामक गांव में 4 मार्च 1889, इनका सन आपको याद रखना है, सन 1889 ईस्वी को कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। अब बच्चों, इनकी पढ़ाई के बारे में आपको बताएं कि प्रारंभिक शिक्षा जो थी इनके गांव पर ही प्राइमरी स्कूल में हुई। इसके बाद इन्होंने जूनियर की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यह जौनपुर जिले में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के लिए, हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ गए, लेकिन किसी कारणवश यह हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सके और इनकी शिक्षा कक्षा 9 तक ही सीमित रह गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये जब 18 साल के हुए तो अब चूँकि बड़े हो रहे थे, 18 साल के हुए तो इनके पिता से अनबन हो गई। इनके पिता का नाम राम दत्त त्रिपाठी था। इनके पिता का नाम क्या था? राम दत्त त्रिपाठी था। और ये 18 साल के हुए तो कुछ कहा सुनी हो गई परिवार में। आप लोग जानते हैं कि पिता से, माता से, बहन से कहा सुनी हो जाती है। तो जब ये 18 साल के थे और इनके पिताजी का नाम क्या था? राम दत्त त्रिपाठी। क्या नाम बताया? राम दत्त त्रिपाठी। तो इनके पिता का भी नाम हमें याद रखना है। इनके पिता का नाम राम दत्त त्रिपाठी था। तो जब ये 18 साल के हुए तो उनसे अनबन हो गई और ये जो है कलकत्ता शहर आ गए। कलकत्ता शहर में इन्होंने हिंदी साहित्य में गहन अध्ययन किया और ज्ञान अर्जित किया। हिंदी साहित्य में प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर हिंदी को सीखा ही, इसके साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, इस प्रकार से राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अपना योगदान दिया। इनके पिता जो बच्चों थे, इनके पिताजी सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे, इसलिए इनके हृदय में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। तो अपने देश की सेवा करते हुए, हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए इनकी मृत्यु 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में हो गई। कब हो गई बच्चों? 16 जनवरी सन 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। तो सन और इनकी मृत्यु जो है, इनका जन्म जो है आपको अच्छे से याद रखना है। इनका जन्म मैंने बताया 4 मार्च, क्या बताया आगे मैंने स्लाइड में भी आपको दे रखा है। इनका जन्म 4 मार्च सन 1889 ईस्वी को, मृत्यु इनकी जो हुई थी सन 1962, 16 जनवरी को सन 1962। आपको तिथि भी याद रखनी है, 16 जनवरी 1962। और जन्म स्थान कोयरीपुर, जौनपुर। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इनकी कविता क्या है?
क्या मैंने इसमें बताया आपको? इनकी कविता का नाम क्या है? वह देश कौन सा है। तो इन्होंने प्रश्न किया है एक तरीके से, वह देश कौन सा है। तो कविता पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी कविता है। और आशा करता हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत से ध्यान से पढ़िएगा, जो भी डिफ़िकल्ट या कठिन शब्द हैं उनको नोट करते चलें और उनकी मीनिंग नोट करते चलें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इनकी कविता पढ़ते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। कवि जो है यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि वह ऐसा देश कौन सा है जो मनमोहिनी, मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में बैठा हुआ है, बसा हुआ है। ठीक है, सुख स्वर्ग जहाँ सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। बच्चों आपको पता है जो हमारा देश है, हमारे देश में जो कश्मीर है, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। तो कवि कह रहा है वह देश कौन सा है जहाँ स्वर्ग जैसा आनंद है, स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। ठीक है, जिसका चरण निरंतर रत्ने से धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि के कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे शब्द आया है रत्नेश। रत्नेश माने होता है बच्चों समुद्र। रत्नेश माने क्या होता है? समुद्र। कवि कहता है जिसके चरणों को, जिस देश के चरणों को निरंतर माने लगातार रत्नेश समुद्र धो रहा है, माने जहाँ समुद्र बह रहा है और उसके चरणों को धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। और जिसका मुकुट हिमालय है, हिमालय जो उत्तर दिशा में स्थित है, और हिमालय पर आपने देखा होगा हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं, बर्फ़ से आच्छादित रहती हैं, वह उसे भारत देश का मुकुट कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इस कविता में भारत देश की चर्चा की जा रही है। किसकी चर्चा की जा रही है? भारत देश की चर्चा की जा रही है। आगे पंक्तियों में कवि ने बताया है कि भारत देश कैसा है और यहाँ की संस्कृति कैसी है, सभ्यता कैसी है। नदियाँ जहाँ शुदा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। कवि कहता है कि जहाँ पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ अपने सुधा माने होता है अमृत, अपने अमृत रूपी जल से उसकी धरती को सींच रही हैं, हरा भरा कर रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कहाँ है, देश कौन सा है। यानी कि जहाँ पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ अपने पवित्र अमृत रूपी जल से उसकी जमीन को, उसकी भूमि को सिंचित कर रही हैं, हरा भरा कर रही हैं, ऐसा वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। फिर से कवि कह रहा है कि जहाँ पर, जिस देश में, वह देश कौन सा है जिस देश में अनेक प्रकार के मीठे रसीले फल, तमाम प्रकार के मीठे रसीले फल जो है मिलते हैं। कंद फल जैसे मिलते हैं, सूखे फल जैसे मिलते हैं, मेवे सूखे फल जैसे मेवे मिलते हैं, अंग सब अंग में सजे हैं। माने वह देश जो है जहाँ पर अनेक प्रकार से सभ्यता है, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता जो है बहुत अच्छी है, ऐसा वह देश कौन सा है जिसमें तमाम प्रकार के फल पाए जाते हैं, मीठे रसीले फल पाए जाते हैं, सूखे फल मेवे आदि पाए जाते हैं, वह ऐसा देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। कवि भी पंक्तियों में प्रश्न कर रहा है कि जहाँ तमाम प्रकार के सुगंधित पुष्प अपनी सुगंध को बिखेर रहे हैं, फैला रहे हैं। प्रसून माने होता है फूल, पुष्प, जहाँ के सुंदर पुष्प अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं और दिन रात हंस रहे हैं। जहाँ के लोग ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ हमेशा आपस में मिलजुल कर हंसकर रह रहे हैं, ऐसा वह देश कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। मैदान गिरवनों में हरियालियाँ लहकती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। कवि कह रहा है कि मैदान गिरि माने होता है पहाड़, वन,
मैदान, पहाड़, वन, जहाँ सभी जगह हरियाली हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, और जहाँ के लोग उस हरियाली और सुंदर वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। ऐसा वह देश कौन सा है? वह ऐसा देश कौन सा है बच्चों, बताओ वह देश कौन सा है? भारतवर्ष है। चलिए और भी पंक्तियां आगे पढ़ते हैं इसकी। जिसकी अनंत धरा से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। बच्चों यहाँ पर कह रहा है जिसकी अनंत धन से, अनंत माने असीम, जिसके पास अथाह धन है, जिसकी संपदा अत्यधिक है। और आपको पता है भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था। यहाँ पर अनेक प्रकार के अनाज, अन्न जो हैं पैदा होते हैं, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ये संसार का जो है शिरोमणि है, सबसे सभी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में अग्रणी है। और हमारा देश कृषि प्रधान देश भी है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जहाँ के लोगों ने सबसे पहले ज्ञान की ज्योति जलाई, सभ्यता की ज्योति जलाई, और क्योंकि भारत देश है जहाँ की संस्कृत, भारत देश की संस्कृति और सभ्यता सभी देशों से भिन्न है, सबसे अलग है। और इसीलिए इस देश को, भारत देश को जगदीश माने परमपिता परमेश्वर जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, सबसे प्यारा और अनोखा देश कहा गया है। ईश्वर की नज़रों में ये सबसे प्रथम देश है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि दुनिया में जब संसार में ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, तो भारत देश एक ऐसा देश था जहाँ पर जो है, जहाँ के निवासियों को सबसे पहले प्रबुद्धजीवी बनाया गया, ज्ञानवान बनाया गया। ठीक है, शिक्षा दिलाई गई, शिक्षा के सुधार में गुणवत्ता लाई गई। वह ऐसा देश कौन सा है? भारत देश है। जिसमें हुए अलौकिक तत्व ब्रह्म ज्ञानी, गौतम कपिल पतंजलि वह देश कौन सा है। आपको बच्चों पता है कि गौतम बुद्ध, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, कपिल, पतंजल जैसे महान तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी पैदा हुए। ठीक है, वह ऐसा देश कौन है? वह भारत देश है, जहाँ पर गौतम बुद्ध, कपिल, पतंजल जैसे महान ऋषि, महान आत्मा वाले जो है व्यक्ति पैदा हुए। ठीक, वह ऐसा देश कौन है? भारत देश है। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम थे जहाँ पर वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में, आगे की पंक्तियों में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि छोड़ा स्वराज, स्वराज माने अपना देश, अपना घर बार, अपना राज्य, सब कुछ छोड़ दिया। किसके आदेश से? अपने पिता के आदेश से। वह कौन था? बताइए बच्चों, कौन था? भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने पिता दशरथ की आज्ञा के लिए अपना स्वराज्य, अपना राज्य सब कुछ छोड़ दिया और वनों में चले गए दद्दर की ठोकरें खाने के लिए। आपको ये बात जानकारी है, रामायण पढ़ी होगी, उसमें सब कुछ दिया है। वह कौन थे? वह राम थे। वह ऐसा देश कौन था? भारत देश था, जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और अपनी आज्ञा, अपने पिता की आज्ञा के लिए सब कुछ, अपना राज्य, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में चले गए। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है। आगे कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, कहते हैं भरत लक्ष्मण जैसे जहाँ पर भाई उत्पन्न हुए हों, निस्वार्थ, जिनके अंदर निस्वार्थ की भावना हो, लोभ लालच नहीं हो, ऐसे भाई लक्ष्मण और भरत सरीखे जैसे भाई पैदा हुए। वह देश कौन था? भारत देश था। कौन था? भारत देश था। आगे देखते हैं। जिसमें दधीच
दानी हरिश्चंद्र कर्ण से थे, सब लोक का हितैषी, वह देश कौन सा है। बच्चों, कवि कहता है कि जिसमें दधीच, दानी हरिश्चंद्र कर्ण जैसे महान लोग पैदा हुए। दधीच जिन्होंने परोपकार के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक दान में दे दी थी। आपको पता होगा कि जब दानव वृत्रासुर अपने आतंक को फैला रहा था तो देवगढ़ बहुत ही परेशान हुए और वो दधीच के पास गए। ब्रह्मा ने जैसा आदेशित किया कि दधीच के पास जाओ और उनके शरीर की हड्डियों से बने वज्र के निर्माण से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है। तो ऐसे परम परोपकारी ऋषि दधीच ने अपने शरीर की हड्डियां तक परोपकार में दान दे दी थी। वो ऐसा देश कौन है? भारत देश है। हरिश्चंद्र जैसे जो है सत्यवादी, सत्य बोलने वाले, जिन्होंने अपने सत्य को बचाने के लिए, सत्य के लिए अपने राज्य को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने पुत्र को छोड़ दिया। कर्ण जैसे महान दानी मृत्यु तक हो गई, अपनी मृत्यु की परवाह किए बिना उन्होंने जो है अपने कवच और कुंडल जो उन्हें सूर्य देवता ने दिए थे प्राणों की रक्षा करने के लिए, वो भी दे दिए। इतने वो ऐसे दानी व्यक्ति, ऐसे परोपकारी व्यक्ति, ऐसे सत्यवादी व्यक्ति कहाँ पैदा हुए? कौन सा देश है? वह देश भारतवर्ष है। सब लोग का हितैषी, लोग माने संसार, सभी संसार का कल्याण चाहने वाला वह देश कौन सा है? वह देश भारत देश है। ठीक है बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे अभी भी हमारा देश जो है इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है, कोरोना जैसी महामारी की चपेट में है, लेकिन हमारा देश सभी देशों को साथ में लेकर चल रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो बच्चों, ये देश, ऐसा देश कौन सा है? भारत देश है, जहाँ की सभ्यता और संस्कृति सभी देशों से भिन्न है। वाल्मीकि व्यास ऐसे जिनमें महान कवि थे, श्री कालिदास वाला वह देश कौन सा है। बच्चों, जिन्होंने रामायण की रचना की वाल्मीकि, और जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा व्यास जी, ऐसे महान प्रकांड विद्वान कहाँ पैदा हुए? कालिदास, जो प्रारंभ में मूर्ख थे और मूर्ख होते हुए भी उन्होंने कठिन अपनी तपस्या से, अध्ययन से अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे, रघुवंश महाकाव्यम जैसे ग्रंथों को लिखा। अपनी पत्नी के दो शब्दों से ही उन्होंने तमाम ग्रंथों की रचना कर डाली। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। फिर आगे की पंक्तियों में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, जो जहाँ के लोग निष्पक्ष न्यायकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, वही लोग बता सकते हैं कि वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है? वह देश भारतवर्ष है। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। कभी कहता है जहाँ के सैनिक, जहाँ के वीर अपने देश की रक्षा करने के लिए, जहाँ के वीर सपूत अपने देश को बचाने के लिए, अपने भारत देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं, अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, वह ऐसा देश कौन है? वह ऐसा देश भारत देश ही है। उसके सिवाय, उसके अलावा कोई दूसरा देश नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई, ये कविता समझ में आई। वह देश कौन सा कविता है, रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी हुई है। अगर जहाँ पर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर लिखें। आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम बताइए। कवि मैंने आपको बताया रामनरेश त्रिपाठी, कविता का नाम वह देश कौन सा है। तो कवि और कविता का नाम क्या हो गया? कविता का नाम वह देश कौन सा है, और इस कविता के रचनाकार हैं कवि रामनरेश त्रिपाठी। फिर है, इस कविता में किस देश की चर्चा की गई? तो बताओ बच्चों, इस कविता में किस देश की रक्षा की गई है? हाँ, उत्कर्ष, बताइए। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, भारत देश की चर्चा की गई है। यह देश किसकी गोद में बसा है? हाँ, प्रकृति की गोद में बसा, बिल्कुल। हिमालय देश का क्या है? हिमालय देश भारत देश का मुकुट है। हिमालय क्या है? भारत देश का मुकुट है। नदियाँ क्या बरसाती हैं? नदियाँ अमृत बरसाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे है, भारत भूमि के चरणों में क्या है और वे क्या कर रहे हैं? तो भारत भूमि के चरणों में समुद्र हैं, पवित्र गंगा यमुना जैसी नदियाँ हैं जो
भारत की भूमि को सिंचित कर रही हैं, हरा भरा कर रही हैं। भारत को जगदीश का दुलारा क्यों कहा गया है? भारत को निराला देश क्यों कहा गया है? भारत में बहने वाली पवित्र नदियों के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन चूंकि आपको पता होने चाहिए, और मैंने बताइए समय भी ओवर हो गया, टाइम भी समाप्त हो गया है, इसलिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न करिएगा और वहीं से आपको यहाँ उसके इन प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।